Good morning. Today is 17 January 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल नवजोत सिंह सिद्धू से रिलेटेड है। इन्होंने अपनी पार्टी चेंज करके अब ये कांग्रेस में आ गए हैं, तो हमारे लिए ये आर्टिकल महत्वपूर्ण नहीं है। नीचे जो आर्टिकल है ये कहता है कि देखिए जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो स्लो डाउन कर रही है और एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा आ रही है हमारी इकोनॉमी के अंदर में। क्या क्या इससे रिलेटेड इश्यूज और क्या क्या इसके रिप्रिकॉशंस हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। जो बीच का आर्टिकल है, बीच का आर्टिकल देखिए फॉर्मल जो प्रेसिडेंट है ईरान के अफसर जानी, उनकी डेथ हुई थी, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है और इसे हम डिस्कस करेंगे इंडिया और ईरान रिलेशंस के कंटेक्स्ट में। वैसे तो जो फॉर्मर प्रेसिडेंट जो ईरान के हैं जिनकी डेथ हुई है उन पर भी काफ़ी फोकस किया है, हमारा फोकस रहेगा इंडिया और ईरान के रिलेशंस पर। अमर्त्य सेन से रिलेटेड ये आर्टिकल है। वैसे तो देखिए डिमोनेटाइजेशन से हैं, डिमोनेटाइजेशन के आर्टिकल हमें नहीं डिस्कस करना चाहिए, लेकिन अमर्त्य सेन जो नोबेल लॉरिएट हैं और इनके व्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यूपीएससी में 2 क्वेश्चन इन पे आए थे अमर्त्य सेन पे, डायरेक्ट आए थे। इवन एक तो पेपर 3 का क्वेश्चन था, पेपर 2 पता नहीं पेपर 3 का क्वेश्चन था, जिसमें डायरेक्ट इनका नाम दिया हुआ था, अमर्त्य सेन व्यूज़ ऑन द जॉब कैपेबिलिटीज, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आया था। तो इनके व्यूज़ हमेशा महत्वपूर्ण रहते हैं। और जो अगला है आर्टिकल ये एमजीआर से रिलेटेड है। एमजीआर आपको पता होगा तमिलनाडु के जो एक लीडर थे, तो फिर से जो एक पॉलिटिकल लीडर से रिलेटेड यूपीएससी कभी नहीं पूछेगी। और देखिए अब बात ये है, लेकिन इन्होंने कुछ चीज़ें करी थी तमिलनाडु के अंदर में, जैसे वेलफेयर पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी। वो वेलफेयर पॉलिटिक्स का इशू है हमारे लिए, वो महत्वपूर्ण है, हम उसे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक आर्टिकल रियल बजट से रिलेटेड डिस्कस करेंगे और एक इंडियन एक्सप्रेस से आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये कहते हैं कि देखिए कंटेक्स्ट ये है कि जो ग्लोबल में हमारी ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें फाइनेंशियल क्राइसिस अभी आ रहे हैं और एक तरह से मिसमैच है। मिसमैच किस चीज़ के बीच में? जितने लोग वर्किंग एज में, यानी जितने लोग काम करना चाहते हैं और जितने लोगों को जॉब मिल रही है, इन दोनों फिगर्स के बीच में एक तरह से मिसमैच है। कहने का मतलब साफ साफ यही है कि काम लोग ज़्यादा करना चाहते हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और फिर ये कहते हैं कि देखिए जो ग्लोबल जीडीपी है हमारी वो 2016 के अंदर में पिछले 6 सालों में सबसे कम है, तो इसकी संभावना कम ही है कि नई जॉब अब पैदा होंगी आने वाले साल में भी। और एक रिपोर्ट जारी हुई थी जो कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2017, इन्होंने कहा कि देखिए जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें से भी 42% जो लोग हैं उनको जो सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स है उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स आपको पता होगा, इस प्रकार की स्कीम्स जैसे कि पेंशन वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह, इस तरह का लाभ जो 42% लोगों को वर्किंग पॉपुलेशन में नहीं मिल पा रहा है। तो इनका कहने का मतलब साफ साफ है कि जो भी लोग अभी जॉब करते हैं उसमें से भी जो ज़्यादा संख्या है वो इनफॉर्मल सेक्टर की ज़्यादा है। यानी इनफॉर्मल सेक्टर जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर कुछ वेंडर टाइप में, इस टाइप में। और इंडिया में तो खासकर ये ज़्यादा ही है। वैसे अगर देखिए क्वेश्चन ये भी आ जाए कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो स्लो डाउन क्यों कर रही है, तो इसके भी काफ़ी सारे रीजंस हैं, हमने पहले डिस्कस किए थे, याद होगा आपको। क्योंकि चाइना की इकोनॉमी एक तरह से स्लो डाउन कर रही है और दूसरा ये है कि ऑयल के प्राइसेस काफ़ी कम हो गए हैं पिछले दिनों में, तो ऑयल के प्राइसेस कम होने से भी जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो स्लो डाउन करी है। तीसरा ये है यूरोप में जो स्लो डाउन आया था 2008 के बाद में, सिचुएशन इंप्रूव तो हुई है लेकिन फिर भी पूरी तरह से यूरोप अभी तक उससे नहीं उभर पाया है। जब यूरोप नहीं उभरेगा तो डिमांड जो है ज़्यादा होती है यूरोप में, बाकी दुनिया से चीज़ें जाती हैं यूरोप में, हम एक्सपोर्ट करते हैं हम भी। तो यूरोप में जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी तब तक जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो एकदम से ट्रैक पे नहीं आएगी। तो ये सारे रीजंस थे। और दूसरा देखिए अब ये आता है कि 50%, ये थोड़ा डाटा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। ये कहते हैं कि इसमें से जो 42% जिसकी बात करते हैं कि लोग अभी भी वल्नरेबल हैं और उनको सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उसमें से 50% जो है इमर्जिंग इकोनॉमीज में, 80% डेवलपिंग में, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये कहते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग एम्प्लॉयड होते हैं उनको काफ़ी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और एक तरह से उनको जो वेलफेयर लेजिस्लेशन से पास किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा उनका भी लाभ नहीं उठा सकते। ये उन्हीं स्कीम्स की बात कर रहे हैं जिस प्रकार से हमारे देश में भी कई तरह की वेलफेयर लेजिस्लेशंस लाए गए हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो लगे होते हैं जैसे कि वेंडर्स या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड, ये उन जो फ़ायदा गवर्नमेंट उन्हें देती है उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते ये। और सिचुएशन तो और भी ज़्यादा ख़राब है सब अफ्रीकन कंट्री में और साउथ एशिया में। और सबसे ज़्यादा जो वोलेटाइल कंडीशंस अभी इकोनॉमी में उभर कर आ रही हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान यहीं होगा सब सहारन अफ्रीका में और साउथ एशिया में। साउथ एशिया जैसे हमारे जो आसपास की कंट्रीज़ हैं, जो श्रीलंका और भूटान, नेपाल, हम आगे थोड़ा सा और भी डेटा दिया है, ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये कहते हैं कि देखिए स्लो रिवर्सल रेट्स हैं। कहने का मतलब इनका ये है कि जो वल्नरेबिलिटी कम होनी चाहिए थी जिस रेट से, उस हिसाब से कम नहीं हो रही है, यानी अभी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में वल्नरेबल लोग हैं। और इसका खतरा ये है कि देखिए एक तरफ तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में बात करते हैं कि हम अब पुअर्टी हम रिमूव कर देंगे, यहाँ पे देखिए सॉरी, यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की कि पहला हमारा टारगेट यही है कि
पुअर्टी रहेगी ही नहीं 2030 में। लेकिन जिस हिसाब से अभी हमारी इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है, ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा है कि हम पूरी तरह से पुअर्टी को ख़त्म करने में कामयाब हो पाएंगे। और फिर ये बात कहते हैं कि देखिए ग्लोबलाइजेशन जो आया था, ग्लोबलाइजेशन आया था उससे जो लोअर रंग्स ऑफ द सोसाइटी या फिर लोअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है उनको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था। मिडिल क्लास मान लीजिए, लोअर मिडिल क्लास मान लीजिए, तभी आज लोग कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से फायदा हुआ है, तभी इसकी लेजिटिमेसी है ग्लोबलाइजेशन की। अदरवाइज तो देखिए ग्लोबलाइजेशन ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है कई एरियाज में, जैसे इकोनॉमिक डिसलोकेशन, किस प्रकार से एक देश में अगर इकोनॉमिक खतरा पैदा होता है तो दूसरे देश का उसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज, अब देख लिए, एग्जाम्पल यही ले लीजिए ना, चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है, लेकिन चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है तो उसका फर्क यूएस को भी हो रहा है, उसका फर्क यूरोप को भी हो रहा है। इस तरह से ग्लोबलाइजेशन से अब कंट्रीज की जो इकोनॉमी है एक दूसरे से जुड़ गई हैं। ताश का पत्ता देखा है आपने? ताश के पत्ते जब इस लाइन में खड़े होते हैं, ऐसे 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 खड़े होते हैं, तो एक पत्ते को हम गिराते हैं तो सारे गिर जाते हैं। तो आज ये जो मेन कंट्री है ना, यो यूएस, चाइना, इनकी इकोनॉमी वैसे ही है। अगर एक की इकोनॉमी डाउन होएगी तो बाकी की देख लीजिए। यूरोप में यही तो हुआ था, पिग्स जब ये कंट्रीज थे, ये पोर्टुगल वगैरह, जब इनकी इकोनॉमी डाउन हुई तो यूरोप में क्राइसिस आ गए थे। तो आजकल सारे देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये ग्लोबलाइजेशन का एक तरह से नुकसान है। फिर ये बात है जो मास माइग्रेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, वो भी ग्लोबलाइजेशन का ही एक नतीजा है। तो वे फॉरवर्ड क्या है इसका? आर्टिकल में वे फॉरवर्ड ये है कि देखिए पॉलिसी मेकर्स जो हैं, यानी जो रूलिंग पार्टी में जो लोग हैं विभिन्न देशों में, इनके ऊपर में एक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो लोगों के इनकम लेवल्स हैं, जितनी तनख्वाह वो आज कमा रहे हैं, उनको फॉल डाउन ना होने दिया जाए, या उनकी तनख्वाह को कम ना होने दिया जाए जो ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है उसकी वजह से। और इसीलिए ये जो बात है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पॉवर्टी रिडक्शन का, ये इसको पूरा भी करना भी काफ़ी ज़रूरी है। आगे देखिए इंडिया और ईरान रिलेशंस के बारे में। इस पे देखिए जो पिछला क्वेश्चन था, इस पे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से बनता नहीं है, क्योंकि ये तो बिल्कुल एक थोड़ा सा स्टेटस बता रखा है कि अभी क्या सिचुएशन है, हो सकता है 3-4 महीनों में चेंज हो जाए, तो ये इस पे ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है। आगे देखिए इस आर्टिकल की क्या यूटिलिटी है इंडिया ईरान रिलेशंस का। इंडिया रिलेशंस विद द ईरान शिफ्टेड ड्रामेटिकली आफ्टर 1990s. What were the factors responsible for that, and also discuss the current status of India and Iran relations. क्वेश्चन ये है कि हमारे रिलेशंस, हमारे संबंध ईरान के साथ में तेजी से इंप्रूव हुए या फिर चेंज हुए 1990 के बाद में, कौन से ऐसे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे कि हमारे रिलेशंस ईरान के साथ में एकदम से इंप्रूव हुए, और अभी का डिस्कस भी कीजिए, अभी करंट स्टेटस क्या है इंडिया और ईरान रिलेशंस का। ये इन्होंने डिस्कस किया ये आर्टिकल इस कंटेक्स्ट में कि जो ईरान के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे अफसरजानी, अकबर अफसरजानी ऐसा इनका नाम था, इनकी डेथ हो गई, और एक तरह से रिफॉर्मिस्ट थे। काफ़ी कुछ इनके बारे में डिस्कस किया गया है, वो तो शायद हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है इंडिया और ईरान के रिलेशंस, तो उसे अब डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, ये कहते हैं कि देखिए अकबर, हाशेमी और अफसरजानी, तो मैं गलत बोल गया, हाँ अफसरजानी, ये कहते हैं देखिए ये पिवटल फिगर थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर थे ये ईरान की पॉलिटिक्स में। और 1979 में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से जो है इस्लामिक रेवोल्यूशन आई थी ईरान में, और उससे पहले जो डिनेस्टी रूल था ईरान में चल रहा था, वो रूल अमेरिका के काफ़ी करीब था। अमेरिका का दोस्त माना जाता था ईरान 1979 से पहले, और शाह डायनेस्टी वहाँ पे रूल कर रही थी। बाद में 79 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई। तो ये कहते हैं, आर्टिकल कहता है कि इन्होंने जो फॉर्मर प्रेसिडेंट जिनकी डेथ हुई है, इन्होंने 1979 के रेवोल्यूशन में और उसके बाद में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया। एक फाउंडिंग फादर थे उस रेवोल्यूशन के, एक मिलिट्री लीडर थे, और 2 बार प्रेसिडेंट भी रहे। इस फॉर्मर प्रेसिडेंट ने ही तय किया, इनकी वजह से ग्राउंड तैयार किया जिससे इंडिया और ईरान के रिलेशन से इंप्रूव हुए। और इन्होंने ऐसा ग्राउंड तैयार किया कि आने वाले 20 साल तक आज भी हमारे जो रिलेशन है वो अच्छे रहे, और आने वाले टाइम में उम्मीद की जा सकती है अगर ऐसे ही चलते रहे तो ईरान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे बने रहेंगे। और कैसे ये रेडिकल से मॉडरेट बने, देखिए शुरू में जब ये इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद में इनको भी रेडिकल माना जाता था। काफ़ी सारे जो डिसिडेंट्स थे उनका असैसिनेशन इन्होंने करवाया का मतलब प्रेसिडेंट है तो करवाया ही कह सकते हैं आप इसे, या फिर पार्टिसिपेट किया, कुछ भी कह लीजिए, कहने का मतलब बस ये है रेडिकल थे ये। और इन्होंने सलमान रुश्दी की जो बुक आई थी देखिए मिडनाइट चिल्ड्रन, उन पे उसके बाद में इन पर फतवा लगाया गया था, और इन्होंने ये फतवा को हटाने से भी इनकार कर दिया। तो ये बातें शो करती हैं कि ये रेडिकल थे पहले, लेकिन ये देखिए फाइनल डेकेड ऑफ लाइफ, यानी अपने लाइफ के अंतिम चरण में इन्होंने प्रैग्मेटिज्म अपनाया, मॉडरेशन अपनाया, रिफॉर्म्स अपनाए। और उसके बाद देखिए ये काफ़ी स्पोर्ट थे जो अभी के जो बेलेगार्ड रिफॉर्मिस्ट हैं, यानी जो ईरान में रिफॉर्म्स की मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं डेमोक्रेसी आनी चाहिए, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में रिलेशन इंप्रूव करो। ऐसे लोगों के लिए ये काफ़ी एक तरह से इनका सपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण था रिफॉर्मिस्ट के लिए। अब थोड़ा टाइमलाइन डिस्कस कर लेते हैं, कैसे कैसे हमारे रिलेशंस इंप्रूव हुए 1990s के बाद में। देखो 1990 में हमारे रिलेशंस काफ़ी डेलिकेट थे,
और 1993 में पीवी नरसिम्हा राव हमारे उस टाइम के प्रधानमंत्री, पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने ईरान की विजिट की। और उसके बाद में हमारे रिलेशंस अच्छे होने स्टार्ट हुए। और 1994 में ईरान ने हमें बेल्ड आउट किया, क्योंकि देखिए एक रेजोल्यूशन पास किया गया था कश्मीर इशू को लेके कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस हो रहे हैं, तो इन्होंने हमें इंडिया को बेल आउट किया उस टाइम पर। 5 महीने बाद ही देखिए जो बोनोमी थी वो इंटरप्ट हो गई। क्यों इंटरप्ट हो गई? क्योंकि देखिए बाबरी मस्जिद ढह गई थी 1992 में, तो उसके बाद में यहाँ ईरान में काफ़ी संख्या में, ईरान में तो सारे ही मुस्लिम्स हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि इससे जो है ईरान की जो भावनाएं आहत हुई इस वजह से। तो उन्होंने जो ये थे जो अकबर थे, इनके फॉर्मर प्रेसिडेंट, इंडिया की विजिट पर आने वाले थे, लेकिन इन्होंने अपनी विजिट कैंसिल कर दी उस टाइम पर। और इंडिया को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, और इंडिया ने कहा कि बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर जिस पे गवर्नमेंट ने पुरजोर कोशिश करी और लॉ एंड ऑर्डर ने अपना काम किया, इस तरह से जो बात थी, तो इंडिया को ये स्नब लगा। इंडिया को लगा ये तो अच्छा नहीं किया आपने विजिट को कैंसिल करके इस मुद्दे पर। तो रिलेशंस बोनोमी जो एकदम से क्रिएट हुई थी वो इंटरप्ट हो गई। लेकिन चीज़ें फिर से इंप्रूव होनी स्टार्ट हुई, और फैक्टर क्या बना? तालिबान। क्योंकि अफगानिस्तान में देखिए तालिबान ने बहुत ज़्यादा एडवांस कर लिया था, और सत्ता भी 1996 में तो शायद वो सत्ता में भी काबिज हो गए थे अफगानिस्तान में। और देखिए जो ईरान था वो भी तालिबान के खिलाफ था, और इंडिया भी तालिबान के खिलाफ थी। तो वही बात, सेम कंसेप्ट है कि दोनों का दुश्मन एक था, तालिबान। तो हमारी जो नज़दीकियाँ थी फिर से बढ़नी स्टार्ट हुई। फाइनली 1995 में जो ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे इंडिया की विजिट पर आए, और जो इन्होंने ये ग्रीट किए गए थे बाय द प्राइम मिनिस्टर राव हिमसेल्फ। सो इससे पता लगता है कि कितनी इंपॉर्टेंट वो इनकी विजिट थी। और उन्होंने देखिए इस विजिट पर अपना ट्रैक चेंज कर लिया। इन्होंने इंडियन सेकुलरिज्म की तारीफ करी, और पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट द्वारा पूछे गए क्वेश्चन की जो ये बाबरी मस्जिद ढाई गई थी उस पर आपको क्या कहना था, उन्होंने क्वेश्चन को भी डोज कर दिया और कह दिया कि ये गलत है। और उसके बाद में उन्होंने इंडिया को इस बात के लिए भी प्रेज किया, तारीफ करी कि इंडिया सीरियस एफर्ट्स लगा रहा है कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए। तो देखिए आप किस प्रकार से ट्रैक चेंज हो गया ईरान के साथ हमारा एकदम से। उसके बाद देखिए हम एक न्यू टर्न आई रिलेशंस के बीच में, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई। 3 वे उन्होंने कहा कि देखिए इंडिया ईरान तुर्कमेनिस्तान जो एक ट्रांजिट एग्रीमेंट है वो साइन होने की बात हुई। और उसके बाद में एक तरह से इन्होंने कहा कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे ईरान के, इन्होंने कहा कि तेहरान, दिल्ली और बीजिंग ये एक्सिस बननी चाहिए। उस टाइम पे देखिए हमारे बीजिंग के साथ में नया नया हमारे बॉर्डर एग्रीमेंट साइन हुए थे। तो आज तो ये बात बेतुकी लग रही होगी आपकी कि ईरान, इंडिया और चाइना एक साथ कैसे आ सकते हैं, लेकिन उस टाइम थोड़ा था, क्योंकि तीनों जो हमारी नज़दीकियाँ इतनी यूएस के साथ में नहीं थी। और बीजिंग तो हमेशा से यूएस के खिलाफ है, बाद में 1979 के बाद में। और तेहरान जो था वो उसकी तो वेस्टर्न कंट्री से 1979 की रेवोल्यूशन के बाद बनती ही नहीं। तो इन्होंने कहा कि एक्सिस बनाएंगे तीनों देशों की। तो हमने नया नया बॉर्डर एग्रीमेंट साइन किया था चाइना के साथ में, हालांकि ये सफल नहीं हो पाया। और हमारे पास देखिए एक तरह का एक टाइट लाइन पर हम चल रहे थे, बैलेंस स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि यूएस के साथ मानते हैं हमारे रिलेशन उस टाइम पर इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन इंप्रूव यूएस के साथ भी हो रहे थे। और हमें एक बैलेंस स्थापित करना था यूएस के बीच में और ईरान के बीच में। और उसी टाइम जब ये ईरान के फॉर्मर प्रेसिडेंट अकबर हमारी विजिट पर थे, उसी टाइम यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी रॉबर्ट रूबिन ये भी हमारी दिल्ली की ट्रिप पे थे। हालांकि इन्होंने कहा भी सरी कि आपने इसी टाइम पर मुझे क्यों बुलाया जिस टाइम पर ईरान के फॉरेन जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारी जो आपके देश की विजिट पर है। इंडिया ने हालांकि ज़्यादा इसको तवज्जो दी नहीं उनके इस बयान को, और इंडिया ने दोनों को वेलकम किया इनको भी वेलकम किया, उनको भी वेलकम किया। तो इंडिया की हमेशा से पॉलिसी रही है किसी को नाराज मत करो, सबको दोस्त बना के चलो। और यही पॉलिसी आगे जाके इसका नाम हम देते हैं मल्टी अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट से, जिसमें नॉन अलाइनमेंट का मतलब होता था कि हम कोल्ड वार में किसी भी ना यूएसए का ना यूएसएसआर का किसी का साथ नहीं देंगे। और मल्टी अलाइनमेंट का मतलब है सबसे दोस्ती रखो, हमारी भाई किसी से लड़ाई नहीं है, सारे हमारे दोस्त हैं। लेकिन दिक्कत इससे कई बार ये हो जाती है कि सारे हमारे दोस्त हैं लेकिन टाइम आने पर कोई भी दोस्ती नहीं निभाता, तो कोई हमारा दोस्त नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं। तो कौन कौन से ऐसे दूसरे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे जिससे हमारे और ईरान के रिलेशंस इंप्रूव हुए? देखिए मानते हैं ठीक है जो इस फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं और जिनकी डेथ हुई है इन्होंने काफ़ी अच्छे एफर्ट्स लगाए रिलेशन को इंप्रूव करने के लिए, लेकिन हमारी इकोनॉमी तो आपको पता होगा 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, तो हमारी इकोनॉमी ने भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाया। हमारी इकोनॉमी इंप्रूव हुई, हमें तेल की आवश्यकता थी, उनके पास तेल था, तो तेल बेचने के लिए उनको भी लालच आया कि इंडिया को तेल बेचेंगे पैसा मिलेगा, और हमें तो फायदा था ही। और दूसरा देखिए, दूसरा फैक्टर था अफगानिस्तान का, जैसा हमने डिस्कस किया कि तालिबान आगे आ रहा था, तो पहला फैक्टर ये, दूसरा फैक्टर ये अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन यही है ना, व्हाट वर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में एक तरह से इन्होंने प्रैग्मेटिस्ट अप्रोच अपनाई और उन्होंने क्या किया देखिए,
तालिबान के कंटेक्स्ट में देखें तो उन्होंने तालिबान का विरोध किया और हमने भी तालिबान का विरोध किया। लेकिन अब क्या है, अब चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब आपको पता होगा ईरान की जो नज़दीकियां हैं वो तालिबान के साथ भी बढ़ रही हैं, जो कि हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरे की बात है। रशिया की जो नज़दीकियां हैं वो भी तालिबान के साथ बढ़ रही हैं, क्योंकि हमारे तालिबान के साथ में संबंध तो छोड़िए, हमारे तालिबान के साथ में कुछ है ही नहीं। तभी तो देखिए, पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जो कंधार का विमान अपहरण हुआ था 1999 में, वो उसे उतारा गया था कंधार में, क्योंकि जो जो हाईजैकर्स थे उनको पता था कि अफगानिस्तान में उतारेंगे, क्योंकि इंडिया और तालिबान तो बिल्कुल एक दूसरे के एंटी हैं। हालांकि अभी कुछ बात हुई थी फिलहाल कि तालिबान की भी अप्रोच अभी इतनी खिलाफ नहीं है इंडिया के, तालिबान भी एक तरह से प्राग्मेटिक अप्रोच ले रहा है। लेकिन ये सब व्यूज़ हैं राइटर्स के। और आगे क्या, जब भी देखिए आप कोई कंट्रोवर्शियल बात लिखते हो ना आंसर्स में, अगर आपको लगता है ये गलत हो सकती है, तो आप पता क्या लिखोगे, तो आप यूँ लिखोगे अकॉर्डिंग टू सम सेक्शंस ऑफ, अकॉर्डिंग टू सम फॉरेन ऑथर्स, या फिर अकॉर्डिंग टू सम ऑथर्स, या फिर अकॉर्डिंग टू सम, कुछ भी लिख दो ऐसे करके। अपना नाम मत लिखना वहाँ पे, मतलब मैं कुछ नहीं कह रहा भाई, जो कुछ कह रहा है राइटर कह रहा है, इस तरह से ये आंसर्स में ऐसे लिखना, ताकि ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल बात कई बार हम लिख जाते हैं ताकि वो एग्जामिनर को अच्छी ना लगे। और ऐसा लिखेंगे तो हमारा व्यू भी आ जाएगा और हमारा नाम भी नहीं आएगा। चलो आगे चलते हैं। फिर कहते हैं कि दूसरा देखिए, हालांकि ये बात सही है कि 2010 में जो इनके सुप्रीम लीडर हैं आयतोल्ला खामेनी, इन्होंने जो कश्मीर को कंपेयर किया था गाजा पट्टी से, और किस प्रकार से गाजा पट्टी में अत्याचार होते हैं कश्मीर में उसी प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं। तो इंडिया ने इसके खिलाफ में भी डिसेंट किया था और आवाज़ उठाई थी। और जो ये हैं, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट की जो ट्रिप हुई थी इंडिया पे, जो इंडिया की विजिट पर आए थे, तो इन्होंने एक तरह से काफ़ी सारे ट्रैक चेंज कर दिया रिलेशंस का। कैसे, एक तो देखिए इकोनॉमिक जो डिप्लोमेसी थी वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गई, कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने की बात हुई, जैसे हमने डिस्कस किया इंडिया ईरान तुर्कमेनिस्तान का ट्रांजिशन रूट, एनर्जी में जो रिलेशन से इंप्रूव हुए, ट्रेड में रिलेशन इंप्रूव हुए, अफगानिस्तान को लेकर एक बात हुई, और जो पाकिस्तान का रोल बढ़ता जा रहा है अफगानिस्तान के अंदर में, उस पर भी जो ईरान था उसके भी सेम कंसर्न्स थे, हमारे भी सेम कंसर्न्स थे। तीसरा, हमें यह फायदा हुआ कि हमारी एक तरह से शुरुआत हो गई, हमने सीख लिया उस विजिट से कैसे ईरान और यूएस के बीच में बैलेंस स्थापित करना है। आगे इकोनॉमिक डिप्लोमेसी देखिए, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी तो उसके बाद में काफ़ी बड़ी है, ट्रेड काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, और उसके बाद में हमने सेंट्रल एशिया की तरफ भी देखा, और सैंक्शंस भी, अब ये देखिए ईरान पे अब सैंक्शंस नहीं है, यूएस ने उस पर सैंक्शंस थे वो हटा लिए थे, क्योंकि आपको पता है इंडिया, यूएस और ईरान के बीच में एक न्यूक्लियर डील साइन हुई थी, और अब हमारी नज़दीकियाँ बढ़ रही है। इसी का सबूत यह है कि हमने उनके साथ में चबार पोर्ट जो है उसका एग्रीमेंट साइन किया है, उनके देश में हम चबार पोर्ट बना रहे हैं। दूसरा, ट्रेड भी देख लीजिए, जब से उन पर सैंक्शन हटाए हैं हमारा तेल इंपोर्ट ईरान से काफ़ी बढ़ गया है, और अब आरबीआई पर भी प्रेशर है कि वो ईरान के जो बैंक्स हैं उनकी ब्रांचेज को इंडिया में खोलने दिया जाए, ताकि जो ट्रेड अभी एक तरह से रुका हुआ है उसको और ज़्यादा आगे ले जाया जा सके। और तालिबान के कंटेक्स्ट में इनकी पॉलिसी देख लीजिए, जैसे हमने डिस्कस किया, इनकी नज़दीकियाँ बढ़ रही है, और इंडिया है वो काबुल की गवर्नमेंट के साथ में, यानी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट में साथ में है, तो दोनों अलग अलग ट्रैक में है अभी अफगानिस्तान में फिलहाल। सॉरी, तालिबान के जो लीडर थे मुल्ला अख्तार मंसूर, इनकी डेथ हो गई थी। देखिए, ईरान से वापस आ रहे थे, बलूचिस्तान में ये थे जब यूएस के ड्रोन ने इनकी हत्या कर दी थी, मतलब जो भी है मारे गए थे एनकाउंटर में, और मिलिटेंट है ना इसलिए। और आगे देखिए, जो ये इन्होंने कहा कि आर्टिकल में कि जो ये आतंकवादी थे ये आ रहे थे, ये तो ईरान से आ रहे थे। पहले देखिए ईरान से तालिबान की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, अब तो जो एक इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिटी कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी जो तालिबान के लीडर थे बिना किसी सीक्रेट के पार्टिसिपेट किया। तो इसी से पता लगता है कि दोनों की जो नज़दीकियाँ वो बढ़ रही है, कहीं ना कहीं इंडिया के लिए खतरे की घंटी है। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड यह है कि इंडिया को बैलेंस बनाने की आवश्यकता फिर से है ईरान के बीच में और यूएस के बीच में। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने सॉफ्ट अप्रोच अपनाई ईरान के खिलाफ में, न्यूक्लियर डील भी साइन हुई, और यूरोप के कंट्रीज हैं वो भी ट्रेड करना चाहते हैं ईरान के साथ में, और इसीलिए इंडिया का भी ईरान के साथ में ट्रेड अभी काफ़ी आसान हो गया है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जो ट्रंप अभी ऑफिस ज्वाइन करने वाले हैं, इन्होंने अपने कैंपेन के दौरान में ईरान के खिलाफ में काफ़ी कुछ कहा। जो ईरान के साथ में न्यूक्लियर डील साइन हुई है, ट्रंप ने यह भी कहा कि जब मैं ऑफिस ज्वाइन करूंगा तो वो उस डील को निरस्त कर दूंगा। उसके बाद में देखिए बात उठती है, अभी फिलहाल ना तो यूरोप चाहता ना ही रशिया, जो नया फ्रेंड है ट्रंप का, कि ईरान के खिलाफ फिर से सैंक्शंस लगाए जाएं। लास्ट में सेम बात फिर से कि हमें बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। अमर्त्य सेन के बारे में आर्टिकल है, देखिए आर्टिकल तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं डिमोनेटाइजेशन के बारे में, वही सेम बात है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक जल्दी से लुक लेते हैं क्योंकि अमर्त्य सेन ने लिखा है इसलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्राइमरी इंपैक्ट है क्या डिमोनेटाइजेशन या नोटबंदी का? लंबी लंबी लाइनें लगी, हमें पता है। दूसरा जो इंपैक्ट अब होने जा रहा है वो है इनफॉर्मल सेक्टर में, कैसे जॉब लॉस होता जा रहा है, और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं इस प्रकार की ये बात कहते हैं। जो आलू की बिजाई है पश्चिम बंगाल में, उस डिमोनेटाइजेशन या नोटबंदी का आलू की बिजाई
पे फर्क पड़ना दिखना शुरू हो गया है, और दूसरे जो बिजनेस है इनफॉर्मल सेक्टर में वो भी कोलैप्स हो रहे हैं। और देखिए जो छोटे बिजनेस होते हैं जैसे कि वेंडर्स वगैरह या फिर छोटे बिजनेस के लिए जो है पैसों का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। पैसे नहीं होंगे तो वो एक कैसे उनका बिजनेस चलेगा। और आगे आती है कि जैसे कैशलेस ट्रांजेक्शन की जो गवर्नमेंट बात कर रही है, इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, सीखने में बहुत टाइम लगता है। जब तक ये सीख पाएंगे तब तक तो काफ़ी नुकसान हो चुका होगा। और जो जो कैश होता है एक तरह से प्रोमिसरी नोट की तरह होता है। प्रोमिसरी नोट जैसे आप देखते हो ना, नोट पे लिखा होता है गवर्नर के द्वारा, मैं धारक को अगर 100 का नोट है तो 100 रुपये देने का वचन देता हूं। एक तरह से ये प्रोमिशनरी नोट होता है। और ये कहते हैं कि देखिए जो उधार या फिर लिहाज जिसे कहते हैं, इसके बेस पे बिजनेस चलता नहीं है। थोड़े टाइम के लिए चल सकता है लेकिन एक लेवल के बाद में बिजनेस चलता नहीं है, इसलिए पैसों का होना काफ़ी ज़रूरी है। फिर ये थोड़ी सी बात ये भी करते हैं कि पुराने टाइम में जिस प्रकार से बार्टर सिस्टम होता था, बार्टर सिस्टम जैसे पैसे तो पुराने टाइम में होते नहीं थे, तो मान लीजिए मेरे पास सोना है और किसी और के पास में मान लीजिए अनाज है, तो मैं उसको कहूँगा कि आप मेरा सोना ले लीजिए, आप मुझे अनाज दे दीजिए। पैसे नहीं होते तो एक दूसरे से आप मेरी गाय ले लीजिए, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। इस प्रकार से चीज़ें जो होती थी पहले पुराने टाइम में। तो पैसों की वजह से ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आज की यूरोप में। फिर ये कहते हैं कि अगर 18वीं 19वीं शताब्दी में जिस प्रकार से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रही थी इंग्लैंड की, और उसी प्रकार से हमारी इकोनॉमी भी अब तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो देखिए इस टाइम पर अगर 18वीं 19वीं शताब्दी में अगर जो इंग्लैंड और जो यूरोपियन कंट्रीज है वो नोटबंदी को लगाते तो उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती। और हमने भी गलत डिसीजन लिया। ऐसी मौके पर जब हमारी इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो कर रही थी, ऐसे मौके पर हमने डिमोनेटाइजेशन लगवा दिया। और फिर कहते हैं वही बात, सेम बात, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स में टाइम लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्लोनेस ये ज़्यादा दिखेगी, जल्दी दिखेगी। फिर ये क्रिटिसाइज़ करते हैं गवर्नमेंट को कि क्या जो गवर्नमेंट ने ये सब चीज़ें पहले सोचनी चाहिए थी। और दुखद बात ये कहते हैं कि ये है कि अभी भी गवर्नमेंट नहीं मान रही है। अब जबकि सारे आंकड़े सामने आ चुके हैं कि इससे जॉब लॉस वाकई में हो रहा है, तब भी गवर्नमेंट नहीं मान रही है। वो कह रहे हैं कि दे आर ब्लाइंडेड टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ फैक्ट्स एंड एविडेंसेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखिए ये कहते हैं किया क्यों ऐसा। ये कहते हैं कि देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंफ्यूज थी। उनको लगता था कि देखिए जो नोटबंदी के बाद में हम जो ब्लैक मनी जो जिन लोगों ने इकट्ठा कर लिया है उनको पकड़ लेंगे और ब्लैक मनी को भी पकड़ लेंगे इससे। लेकिन बाद में उन्होंने अपना ट्रैक चेंज कर लिया, और जब उनको पता लग गया कि ब्लैक मनी तो इससे आने वाला है नहीं, तो अब उन्होंने अपना ट्रैक चेंज करते हुए कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाने की बात कही। फिर ये कहते हैं कि देखिए नोटबंदी से कुछ ब्लैक मनी नहीं पकड़ा जाने वाला, क्योंकि ब्लैक मनी जो होता है वो कैश की फॉर्म में कभी नहीं होता। ये कहते हैं ब्लैक मनी जो होता है वो या तो कुछ प्रीशियस मेटल्स की फॉर्म में, जैसे कि सोना इसकी फॉर्म में होता है, कुछ लोग हीरे खरीद लेते हैं, कुछ लोग अपना पैसा बाहर भेज देते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से देखिए ये कहते हैं कि ब्लैक मनी कभी नहीं पकड़ा जाता। और एक आर्टिकल हमने पहले पढ़ा था, याद है कि ब्लैक मनी को पकड़ना है तो रंगे हाथों में पकड़ना पड़ेगा, यानी टैक्स इवेजन, जो टैक्स इवेड जो लोग करते हैं, टैक्स इवेड। तो ऐसे आर्टिकल को इंटरलिंकिंग करें तो बहुत फायदा होता है। आगे से मैं भी याद रखूंगा कि जब भी कुछ इंपॉर्टेंट पहले का आर्टिकल के कुछ पॉइंट्स याद आ रहे हैं तो उसी टाइम रिवाइज हमारे हो जाएं। आगे चलते हैं। फिर ये कहते हैं कि देखिए ब्लैक मनी तो कुछ पकड़ा गया है नहीं, लेकिन लोगों को नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा। लोगों को लाइनों में लगना पड़ा, और आगे लोगों के जो वेजेस हैं वो गए, दिहाड़ी गई लोगों की, कई लोगों की, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो। और हाउस वाइफ्स की भी बाहर आ गई। जो सिंपल चीज़ें हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, जॉब लॉस हुई, वही बात सेम रिपीट होके। फिर वही सेम बात दोबारा से कि ब्लैक मनी के बाद में गवर्नमेंट को लगा कि ये तो सफल होने वाला है नहीं, तो गवर्नमेंट ने कहा कि कल्चरल रेवोल्यूशन ले आए, यानी कैशलेस सोसाइटी को बना दें। फिर ये कहते हैं ड्रैकोनियन जो मेजर्स गवर्नमेंट ले रही है कि हम पेनल्टी लगाएंगे इस होप में कि कुछ ब्लैक मनी पकड़ा जाए और जनता के सामने दिखा सकें। तो इस प्रकार से कुछ पकड़ा जाएगा नहीं, और एक तरह से जो ये है कैशलेस सोसाइटी भी इस तरह से नहीं आएगी, क्योंकि एक तरह से कैओस और वाइड स्प्रेड सफरिंग हो रही है लोगों की। तो ये लास्ट में कुछ पॉलिटिकल बातें भी इन्होंने कही थोड़ा, और वैसे डिस्कस कर लिया हम, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था नहीं। आगे क्या है, आगे भी आर्टिकल जो है ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, एमजीआर के बारे में है। यह है मरुदुर गोपालन रामाचंद्रन, एमजीआर, तमिलनाडु के कद्दावर नेता ये थे, और प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर ये रहे तमिलनाडु के 10 साल तक, 1977 से लेकर 1987 के बीच में। एक्टर भी थे, यानी पॉलिटिक्स में आने से पहले ये फिल्मों में काम करते थे तमिलनाडु की, तमिल मूवीज़ में। और कल्चरल आइकॉन थे हमारे इंडिया के स्टेट तमिलनाडु के, जहाँ पे एक तरह से ये देखिए इन्फ्लुएंशियल एक्टर भी थे। और अभी 100वीं बर्थ एनिवर्सरी इनकी है। ये हैं एमजीआर को आपने देखा ही होगा, एआईडीएम के पार्टी के हैं। तो देखिए ये सारी डिटेल्स हैं इनके बारे में, बिल्कुल भी मत पढ़ना, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बताने के लिए है कि पॉलिटिक्स की चीज़ें कभी मत पढ़ना। पॉलिटिक्स कभी नहीं पूछती यूपीएससी। कुछ पॉलिटिक्स पूछेगी तो इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिक्स पूछेगी,
ऐसे नहीं पूछेगी, किसी बंदे के बारे में नहीं पूछेगी ऐसे करके। पॉलिटिक्स आएगा तो ऐसे आएगा, इंटर पार्टी डेमोक्रेसी या फिर इंटर पॉलिटिकल पार्टीज के क्या क्या इश्यूज हैं, इस प्रकार से आएगा। तो एमजीआर के ये आर्टिकल में क्या महत्वपूर्ण है, काफी सारा डेटा दिया, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, इन्होंने देखिए तमिलनाडु की एक तरह से वेलफेयर स्टेट की फाउंडेशन रखी। वेलफेयर स्टेट आपको पता होगा कि तमिलनाडु काफी तरह की पॉलिसीज लाता है, फ्री साड़ीज दे दी, फ्री ग्राइंडर मिक्सर दे दिया, इस तरह की चीजें बहुत करता है तमिलनाडु। फिर ये कहते हैं कि सब्सिडाइज और फ्री बीज जो है, जैसे अम्मा पानी, अम्मा कैंटीन, इससे क्या होता है, इस तरह की चीजें जो इस तरह की चीजों की शुरुआत करी थी वो एमजीआर ने करी थी, और उसके बाद में ये मासिस के चहेते बन गए। और इससे क्या हुआ, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो तो इंप्रूव हुआ, लेकिन एक तरह से नुकसान भी हुआ, काफी कल्चर ऑफ डिपेंडेंसी क्रिएट हो गया। अगर देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम स्किल्स किसी भी देश को देखिए, जो भी लोग बैगिंग करते हैं, बैगिंग वैसे आपको पता होगा अपराध है हमारे बॉम्बे बैगिंग एक्ट के अनुसार। देखिए आप किसी को भीख देने के बजाय अगर आप उसको देखिए कुछ ऐसा काम करवाएंगे, स्किल्स देंगे, तो ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा टाइम तक वो रोजगार अपने आप कमाने में सक्षम होगा। उसी प्रकार से ये है, अगर आपको देखिए सब्सिडी देते हो तो इसका मतलब ये है कि साफ साफ आप फ्री में पैसे दे रहे हो किसी को, बजाय इसके कि आप उसको सिखाओ, कुछ काम करना सिखाओ। तो डिपेंड हो जाते हैं इससे तो जो जनता होती है वो स्टेट के, कि हाँ भाई उनको पता है स्टेट तो दे ही देगा पैसे। उसके बाद में कहते हैं कि देखिए इनके जाने के बाद में 10 साल तक काफ़ी गरीबी आ गई थी, क्योंकि ये तो काफ़ी इन्होंने पॉलिसीज चलाई ऐसी, लेकिन दूसरी पार्टीज ने बाद में जो डीएमके आई उन्होंने ऐसी जो पॉलिसी नहीं चलाई, लेकिन बाद में हालांकि चलानी स्टार्ट कर दिया था, उनको पता था इस प्रकार की पॉलिसीज हैं उनका फ़ायदा होता है। एमजीआर का काफ़ी फ़ायदा हुआ पॉलिटिक्स में इस चीज़ का, सिंपैथी मिली, और जब भी वो मुश्किल से में थे उनको सिंपैथी मिली, स्कैंडल्स भी हुए काफ़ी, लेकिन उन्होंने अपनी क्लीन इमेज थी वो मेंटेन करके रही। तो इस प्रकार जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन यही इंपॉर्टेंट है जो नीचे की बात है, जो वेलफेयर पॉलिटिक्स है। वेलफेयर पॉलिटिक्स का पॉइंट आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जो वेलफेयर पॉलिटिक्स है हमारे कई स्टेट्स में जैसे कि तमिलनाडु, उस वेलफेयर पॉलिटिक्स ने जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें तो काफ़ी सुधार किया है, लेकिन इससे हमारी इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, इस बात पर टिप्पणी कीजिए। तो इसमें देखिए काफ़ी सारे डायमेंशंस आप ऐड कर देना। शुरू में नुकसान भी शुरू में तो पहले बता देना है व्हाट इज वेलफेयर पॉलिटिक्स। जब सब्सिडी देते हैं इस प्रकार की चीज़ें होती हैं उसको कहते हैं वेलफेयर पॉलिटिक्स। एग्जांपल दे देना, काफ़ी सारे 2-3 स्टेट के दे देना, तमिलनाडु के सिर्फ नहीं। जब लिखते हैं ना तो बाकी डायमेंशंस भी लिखना, कि ना सिर्फ तमिलनाडु में बाकी भी। तो फिर देखिए बताना कि कैसे एचडीआई इंप्रूव हुआ, इंप्रूव कैसे हुआ एचडीआई, तो बताना कि लोगों को खाने के लिए चीज़ें मिलने लगी। अम्मा जो कैंटीन्स थे उसके काफ़ी सारे फायदे हमने पढ़े थे कि डिजास्टर में अम्मा कैंटीन्स के फायदे होते हैं। और वेलफेयर पॉलिटिक्स, जो लोग गरीब थे वो गरीबी रेखा मतलब आसानी से वो रह पाने में सफल हो पाए, काफ़ी सारे फायदे लिख देना हर डायमेंशन में, सोसाइटी में, और इसमें कल्चरली क्या फ़ायदा हुआ, इस प्रकार से इकोनॉमिक कैसा फ़ायदा हुआ। फिर आप आना इस चीज़ पर इकोनॉमिक नुकसान कैसे हुए। इकोनॉमिक नुकसान में आप लिखोगे जो है गरीबी और ज़्यादा बढ़ गई, और जो है सही अप्रोच नहीं है इकोनॉमी को आगे ले जाने की। फिर आप इसमें वो बताओगे किस प्रकार से जो रिसोर्सेज है उनका मिस एलोकेशन हो रहा है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते जाओगे तो काफ़ी पॉइंट्स मिल जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो रेलवे से रिलेटेड है। रेलवे आपको पता होगा कि मर्ज हो रहा है अभी जनरल बजट में इस बार 1 फरवरी को, यानी रेलवे बजट अलग से नहीं आएगा इस बारी। तो क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है कि रेलवे का बजट मर्ज हो रहा है जनरल बजट में, एक तरह से ये अपॉर्चुनिटी, मौका हमें देता है कि जो रेलवे की कंडीशन को सुधारने का, तो किस प्रकार के स्टेप्स इस तरफ रेलवे की कंडीशंस को सुधार किए जाने की तरफ लिए जाने चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका मेन आर्टिकल कहाँ है, ये रहा। तो सेम बात कंटेक्स्ट दिया है, और इस बार देखिए सेपरेट डिस्कशन जरूर होगी रेलवे के एक्सपेंडिचर पे, ताकि जो पार्लियामेंट की स्क्रूटनी कमेटी है और ओवरसाइट कमेटी है वो ये डिसाइड कर सके कि किस प्रकार से रेलवे काम कर रही है, और जांच कर सके अपनी। और यहाँ पे देखिए वे फॉरवर्ड किस प्रकार के स्टेप्स लिए जाने चाहिए, वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। ये कहते हैं कि जो रेलवे का रेवेन्यू है 2 लाख करोड़ का है, और काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट अभी इसमें किए जानी है। तो रेलवे को क्या किया जाना चाहिए, उनको मंथली और क्वार्टरली डेटा रिलीज किया जाना चाहिए अपनी फिनेंशियल और फिजिकल परफॉर्मेंस पे, भाई हमने कैसे परफॉर्म किया है। उसके बाद में देखिए इन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर को इस तरह से मॉड्यूलर फैशन में यूज करना चाहिए, ताकि जो एक्सपेंडिचर ये कर रहे हैं, जो खर्चा ये कर रहे हैं, वो लिंक हो इस चीज़ से कि इनका फेयर और नॉन फेयर, यानी किराया जो इनको मिलता है रेलवे में, जो लोग यात्री करते हैं, फेयर और नॉन फेयर रेवेन्यू किस प्रकार से बढ़ रहा है, वो चीज़ लिंक होनी चाहिए कि किस प्रकार से खर्चा कर रहे हैं। कंप्लीट चेंज की आवश्यकता है फिलहाल रेलवे में, और कॉमर्शियल अकाउंटिंग की भी आवश्यकता है। कॉमर्शियल अकाउंटिंग जैसे कंपनीज में होती है, आपने देखा होगा कि सारी चीज़ें किस चीज़ से कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, सारी जो अकाउंटिंग होती है जो सीए वगैरह करते हैं, उस प्रकार की चीज़ की हमें आवश्यकता है अब रेलवे में भी। और
कॉर्पोरेटाइज का मतलब यही होता है कि कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जाए रेलवे को। जैसे पीएसयूज नहीं होते, आपने देखा होगा, सेल है जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सब कॉर्पोरेटाइज किए जा चुके हैं, कंपनीज के तौर पे काम कर रही है और कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड हैं। तो ये कहते हैं कि टाइम बाउंड रेलवे को भी कॉर्पोरेटाइज कर दिया जाए, और जो कंपनी है, कंपनी तो देखिए हमेशा अपना फायदा ही देखती है ना, उस प्रकार से रेलवे अच्छे से काम करने लगेगी अगर हम इसे कॉर्पोरेटाइज करते हैं तो। और सिग्नलिंग की जो सेफ्टी है, यानी ये सेफ्टी वगैरह की तरफ ध्यान दिया जाना भी काफ़ी आवश्यक है, और जो इक्विपमेंट्स हैं सेफ्टी के लिए उनको भी बदलना आवश्यक है। और कुल मिला के जो फ्री ट्रेन हैं जिससे रेलवे को काफ़ी फ़ायदा होता है, वो भी, उनमें भी सुधार की गुंजाइश है, और उनकी स्पीड ज़्यादा इंप्रूव किए जा सके, तो कि जो हमारे मेक इन इंडिया और जो हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है उसी के हिसाब से रेलवे एक मजबूत, यू कैन से दैट, पिलर की तरह उभर कर आए। और आगे क्या है, ये कहते हैं कि देखिए वैसे तो रेलवे की ओब्लिगेशंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारे इंडिया जैसे कंट्री में, और जहाँ रेलवे ने एक बात कही थी कि लोग जितना किराया भरते हैं रेलवे की टिकट का, उससे हमें सिर्फ 57% का हमारा खर्चा पूरा हो पाता है। यानी कहने का मतलब यूँ है कि खर्चा ज़्यादा आता है ट्रेन चलाने का, लेकिन रेवेन्यू से काफ़ी कम आता है। और अभी तो इसीलिए ज़रूरत है आज के टाइम में कि जो बाबू कल्चर आज भी रेलवे में काफ़ी ज़्यादा है उसको हम पीछे छोड़ दें और एंटरप्रेन्योरशिप लाएं रेलवे के अंदर में, इस प्रकार की ये बात है। तो काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। अगला जो आर्टिकल है देखिए, जो अमेजोन है, कनाडा की अमेजोन में, उनके देश में एक डोरमेट यानी पायदान बिक रहा था जिसपे हमारे देश का झंडा अंकित था। अब देखिए बात यह है कि सुषमा स्वराज जी ने एक कमेंट किया जो हमारी फॉरेन मिनिस्टर हैं, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। यूटिलिटी क्या है? एज इंडिया हैज़ एस्पायरेशंस ऑफ बिकमिंग द ग्लोबल पावर, हमारी एस्पायरेशन जो हैं अभी वर्ल्ड पावर बनने की है, और हमें हमारी जो डिप्लोमेटिक बैटल है वो काफ़ी सोच समझ कर करनी चाहिए, और इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता अभी टची या फिर इगोइस्टिक दिखने की वर्ल्ड के अंदर में। इस बात पर आपको टिप्पणी करनी है। क्वेश्चन अभी आपको नहीं समझ में आया तो अभी आ जाएगा। देखिए वहाँ पे जो पायदान बिक रहा था उस पर हमारे देश का झंडा अंकित था। यह बात अच्छी नहीं लगी, और किसी भी भारतीय को ये बात वैसे अच्छी नहीं लगेगी। हालांकि हमारा जो कल्चर है वो अलग है। जो अमेरिका और जो कनाडा, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनका जो है कल्चर थोड़ा अलग है। वहाँ पे जो डोरमेट्स थे वो बिकते हैं तो उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं, लेकिन हमारा कल्चर है, हम काफ़ी, यू कैन से दैट, इस बात को हम सहन नहीं कर सकते। जो भी है हमारा कल्चर है। और उसके बाद में है देखिए ट्विटर डिप्लोमेसी हुई। जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज, इन्होंने धमकी दे दी अपने ट्विटर अकाउंट पे अमेजोन को, या तो आप जो पायदान बेच रहे हो जिस पे इंडिया का झंडा अंकित है उसे वापस लीजिए, अपोलॉजी, माफ़ी मांगिए, नहीं तो आपके जो कंपनी के टॉप ऑफिशियल्स हैं अमेजोन कंपनी के, हम उनको वीज़ा नहीं देंगे, और जो पहले वीज़ा दिया जा चुका है उनको हम रिपील कर देंगे, उनको हम, यू कैन से दैट, हटा देंगे, रिपील कर देंगे, जो भी होता है। और उसके बाद में देखिए उसके बाद में ये हुआ तो हमारे जो इकोनॉमिक सेक्रेटरी हैं जो है शक्तिकांता दास, इन्होंने भी एक बात कह दी। इन्होंने कहा कि जो अमेजोन कंपनी है इसे हमारे इंडिया के सिंबल्स का ध्यान रखना काफ़ी आवश्यक है, और ये उनको ऐसे काम नहीं करने चाहिए। तो ये 2 इंसिडेंट हुए। अब इसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, इनके एडिटर। और कुछ हद तक इनकी बात आपको शायद रैशनल लगेगी, बाकी आप डिसाइड कर लीजिए रैशनल है कि नहीं है। एक सेकेंड, हाँ, ये कहते हैं कि देखिए इससे क्या पता लगता है, इससे क्या यूं पता लगता है कि एक तरह से इनसेंसिटिवनेस दिखाई देती है हमारी। कैसे? देखिए वो बात सही है, हमें ये बात सही नहीं लगी और किसी भी भारतीय को नहीं लगेगी, लेकिन एक फॉरेन मिनिस्टर का इस प्रकार से ट्विटर पर धमकी देना कि हम वीज़ा हम नहीं देंगे आपको, यह तो यह शो करता है कि ट्विटर पर वीज़ा डिसाइड किया जाता है इंडिया के देश का। मानते हैं कि जो वीज़ा की पॉलिसी है किसी भी देश का सोवरेन राइट है, हमारी मर्जी है, हमारा देश डिसाइड करेगा किसको वीज़ा देना है किसको नहीं देना, और कोई प्रॉपर पॉलिसी भी इसके लिए नहीं होती। लेकिन इंटरनल चेक्स तो कुछ होते हैं, एक बंदा तो सब कुछ नहीं डिसाइड कर सकता ना, कुछ और भी तो कुछ मैकेनिज्म होता होगा इसका वीज़ा का। तो एक तरह से इनसेंसिटिवनेस झलकती है हमारी, इस प्रकार से उन्होंने वीज़ा पे, जो ट्विटर पर इन्होंने धमकी दी। और दूसरा ये कहते हैं कि आगे क्या है, हाँ अगली स्लाइड पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लीजिए। ये कहते हैं कि देखिए जो शक्तिकांता दास हैं जो इकोनॉमिक सेक्रेटरी हैं, चलो उनकी तो बात मान लेते हैं कि वो रिटायर होने वाले हैं, और टेम्परामेंट उनका एकदम से उन्होंने कह दिया, बाद में उन्होंने अपने वर्ड रिट्रैक्ट भी कुछ इस प्रकार से किए थे, लेकिन डैमेज तब तक हो चुका था। लेकिन अगर जो फॉरेन मिनिस्टर की बात करें सुषमा स्वराज जी की, उनकी सोच थोड़ी ऊपर होनी चाहिए। और हम देखिए अब वर्ल्ड पावर बनने की हमारी एस्पायरेशंस हैं, हम टची या इगोइस्टिक नहीं दिख सकते। एक प्रकार से तो हम देखिए कंपनीज को कहते हैं कि हमारे देश में आइए, दूसरी तरह से हम खुलेआम धमकी दे रहे हैं।
अगर आपको कोई दिक्कत थी तो प्रॉपर चैनल्स के तहत में आपको ये इशू लेके जाना चाहिए था, वो प्रोडक्ट वैसे भी हट जाता, इतना कुछ करने की जरूरत थी नहीं। तो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। तो ये हॉस्टिलिटी इंडिया को नहीं दिखानी चाहिए, और प्रोटेक्शनिज्म लगता है इससे तो। और इससे तो यूं लगता है कंपनीज को किस प्रकार से इंडिया में ट्रेड किया जाए, अगर इस प्रकार से खुली धमकियां हमें मिलती हैं तो वीजा नहीं देंगे। और फिर कहते हैं कि आखिरकार जाके अमेजोन ने अपना प्रोडक्ट हटा लिया, लेकिन जीत हुई। लेकिन अब लास्ट में इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, बट द विनर में हैव लॉस्ट समथिंग इन विनिंग इट, कि जो जीते हैं, यानी जीते तो हम ही हैं क्योंकि हमारा पायदान हटा लिया गया है, लेकिन हमने काफी कुछ लूज कर दिया इस चीज में। तो ये पूरा आर्टिकल था। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। हमारी इंडिया की एस्पायरेशंस हैं वर्ल्ड लीडर बनने की, और हमको हमारी जो डिप्लोमेटिक बैटल्स हैं वो काफ़ी सोच समझ कर करनी चाहिए, और हम नहीं अफोर्ड कर सकते वर्ल्ड सिनेरियो में टची या फिर इगोइस्टिक दिखने की। तो इसको लिंक कीजिएगा टची एंड इगोइस्टिक से, कि जो एफडीआई है उससे रिलेट कीजिएगा, या फिर सबके साथ जो मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी है इंटरनेशनल रिलेशन में उससे लिंक कीजिएगा, और कल्चरली भी लिंक कीजिएगा, कल्चरल हमारा कल्चर ऐसा है नहीं। तो इस प्रकार की कई तरह से बातों से लिंक कीजिएगा। पॉजिटिव लिखना हो तो आप इसमें पॉजिटिव ऐसे लिख सकते हैं कि इंडिया असर्टिव हो रहा है, फिर इस बात को बाद में क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं कि असर्टिव बनने का ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। तो मेनली हमारा जो व्यू है वो किसी साइड में नहीं होना चाहिए। हमारा व्यू यूँ होना चाहिए कि पॉजिटिव भी लिखे, नेगेटिव भी लिखे, और बैलेंस लिख दिया एक प्रकार से। सो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।